हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, उसमें बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार शानदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और ज्यादा समय व्यतीत नहीं करके हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। और जो भी यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, कॉपी पेन लेकर के बैठे। जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिस टाइप से बताया जा रहा है, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनका अप्रोच आप उन्हीं के अनुसार करें। ठीक है, तभी आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपकी इफिशियंसी बेहतर हो सकेगी और अपने एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होगा कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेट में सभी चैप्टर को कवर किया जा रहा है। यानी कि डेली वन वन क्वेश्चन आपको सभी जो चैप्टर गिवन है आपके जो एग्जाम के सिलेबस में दिया हुआ है, उसको हम लोग डेली वन वन क्वेश्चन लेकर के एक एक क्वेश्चन को लेकर के सभी चैप्टर से डिस्कस करते हैं और उसमें जो भी ट्रिक्स आती है, जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं, सभी चीजों को अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को जो भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है उनका प्लेलिस्ट आप लोगों को लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जो भी मैथ के कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, यानी कि जो फाउंडेशन बैच है, उसका हम 1 बाय 1 करके लेकर के डेली 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट के साथ एक वीडियो लेकर के आते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के पूरे फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से सीख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, और देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। इस सेशन में हम लोग देखते हैं और सभी टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो हमारे पास 125 की पावर हमारे पास दिया हुआ है 137। ठीक है, 137 इंटू 736 की पावर 381 और गुना में 691 की पावर 1002 का इकाई अंक ज्ञात करके बताना है। आप लोगों को ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहले आप लोग अगर इकाई अंक वाले क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आप लोग इकाई अंक को ही लेकर के देखें, बाकी नंबर को आप बिल्कुल भूल जाए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी इकाई अंक को ले लें और इस वाले नंबर से हमसे कोई भी वास्ता नहीं है, इसको हटा देना है। ठीक है, पहले अंक को ले लेंगे यानी कि इकाई अंक को लेंगे, बाकी को हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेप क्या करना होगा कि जो हमारे पास ये इकाई अंक वाला नंबर है, इसको हम लोगों को चेक करना है कि कौन सा नंबर इकाई अंक के साथ कहीं शून्य तो नहीं बना रहा है। यानी कि जब हमारे पास अगर 5 की बात किया जाए, 5 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर 6 में, तो यहाँ पर देखें 5 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे 6 में, तो 5 गुना में 6 यानी कि कितना आ जाएगा 30। यानी कि यहाँ पर इकाई अंक इसका कितना आ गया, 0 आ गया। और इस 0 का मल्टीप्लाई हम लोग अगर 1 में करेंगे, 0 इंटू 1, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका 0। किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो पूर्ण रूप से वह संख्या क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है। तो आप लोगों का इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला अप्रोच आप लोगों को यही लगाना है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के जो इकाई अंक है उनकी साइक्लिसिटी क्या होती है। फिर साइक्लिसिटी के माध्यम से हम लोगों को चेक करना होगा। अगर आपका अगर 0 नहीं बन रहा है, तब उस केस में हम लोगों को चेक करना होगा। इकाई अंक निकालने का पूरा सिलेबस आप लोगों को अच्छे से कवर किए हैं। अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो वहां पर आप लोग जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। चैनल पर वीडियो है, मैथ फाउंडेशन नाम से उसको प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए हुए, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो वहां से वीडियो को देख लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। गलतियां कैसे करते हैं आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे, गलती होगी ही नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है 2.25 गुना में 0.005 गुना में 0.004 का मान क्या है, इसको आपको निकाल करके बताना है। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हमको डेसिमल को हटाना होगा। यानी कि जब डेसिमल को हटाएंगे तो यहां से कितना निकल करके आ जाएगा, यानी कि 100 से गुना भाग करना पड़ेगा, यानी कि 2.25 और बटा में क्या हो जाएगा 100। हम लोगों ने क्या किया,
दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा और नीचे 100 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर डेसिमल हट गया और 5 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको हटाएंगे डेसिमल को और यहाँ पर हम लोग 1000 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बटा में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो डेसिमल है, जो हमारे पास 10 वाले जो पावर है उसको हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए सारा का सारा आंसर पावर में दिया हुआ है, यानी कि 10 के पावर में दिया हुआ है तो 10 के पावर में सबको हमको बनाना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की पावर कितना है, ठीक है 225 और 5 चौक को 20, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 225 गुना में कितना आ जाएगा 5 चौक के 20 और बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2 यहाँ पर और 10 की पावर 3 इस वाले में और गुना में 10 की पावर क्या आ जाएगी 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें 0 और 5 दुना में 10, 0 2 दुना में 4 और 1 5 और 2 दुना में 4, यानी कि 4500 आ गया। क्या होगा इसको देखें, जब हमारे पास बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि 2 पावर यहाँ पर 3 2 5 3 8, यानी कि 10 की पावर कितना आ गया 8। ठीक है, अब 10 की पावर 8 आ गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से हम लोग देखते हैं कि 45 और गुना में 10 की पावर 2 इसको बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 10 की पावर 8 नीचे है तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग 4.5 अगर लिख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 3 और गुना में 10 की पावर कितना आ जाएगा -8 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। घातें क्या हो जाती है, जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 4.5 गुना में क्या आ जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। हमारे पास -8 है और प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 की पावर -5 आ जाएगा, यानी कि 4.5 गुना 10 की पावर -5 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.5 कहां पर है, 4.5 गुणे 10 की पावर 4.5 और गुणे 10 की पावर -5। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 से इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, कितना यही तो आना चाहिए ना, 4.5 गुणे 10 की पावर -5 आना चाहिए ना। तो हमारे पास ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर -5 होना चाहिए, ये चीजें छूटा हुआ है इसको देखें ध्यान से, यानी कि 4.5 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न आपका है बहुत ही शानदार है और आपसे पूछा है कि इस संख्या का जो हमारे पास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका यह क्या होगा वर्ग होगा, उसी को आपको निकाल करके बताना है। आप ध्यान दीजिए, जो हमारे पास ये संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखें। इस संख्या को ध्यान से देखने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इसका इकाई अंक आ रहा है, अगर इकाई अंक को हम लोग अगर पकड़ करके रखें तो वहां से हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास किस संख्या का स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 1 आ रहा है, इसको हमको देखना होगा। यानी कि अगर 1 अगर किसी भी संख्या में अगर आ रहा है अगर वर्ग में, तो या तो वह 1 का स्क्वायर होगा या तो वह 1 का स्क्वायर होगा तब 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर होगा तो उसके में क्या आएगा 1 आएगा। जब ये दोनों कंडीशन आपको पता चल गई तो हमारे पास ऑप्शन को चेक करें, हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन तो ये हो नहीं सकते, बी और डी तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर देखने की बात है कि जो हमारे पास 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास संख्या में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। 1 आए या फिर 9 आए तो हमारे पास यही तो हमारे पास ए और सी ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन को हम लोगों को चेक करके देख लेते हैं। इन ऑप्शन को चेक करके देखते हैं कि हमारे जो ये वर्ग निकालने की बात है हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग अगर देखा जाए 739 को ले लें, 739 को लेकर के मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं और यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 9 में 81 को 1 और हासिल 8 का लगेगा और 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 को 5 हासिल 3 का और 9 9 सत्ते 63 और 63 3 कितना आ जाएगा 63 3 66। ठीक है, 63 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66। अब इसको देखें हम लोग
9 त्रिक 27 को 7 और हासिल आपका लगेगा 2 का 3 दूना 3 त्रिक का 9 तो 11 को 1 हासिल 1 का 7 त्रिक का 21 यानी कि 22। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको 7 9 में 63 को 3 और हासिल आपका 6 का लगेगा और 7 त्रिक का 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे 27 को 7 हासिल 2 का और 7 सत्ते 49 और 49 दो कितना आ जाएगा 51। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से इसको देखें, यानी कि 1 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 को 2 और हासिल आपका 1 लगेगा 6 6 3 9 1 10 1 11 को 1 और उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 तो 8 8 1 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 7 16 को 6 यानी कि 2 1 3 और 1 4 और 5 यानी कि हमारे पास इतनी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, और ये तो हमारे पास देखिए ये संख्या आ नहीं रही है। ठीक है, अगर हम लोग इस संख्या को अगर लेकर के अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास इतना आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए इतना आना चाहिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बाकी बचा हुआ ऑप्शन है, बाकी बचा हुआ ऑप्शन आपका सी है और यही इसी का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारे पास यह क्या आ जाएगा, यह वर्ग करने के बाद इतनी संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से देखते रहें। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2n-1। अब मेरे प्यारे साथी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट को जानना होगा। अगर आपसे कोई कहता है 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, अगर n तक जब बात होती थी यानी कि जब विषम संख्या होती थी तो विषम संख्या का योग क्या होता था, इसको जाने। विषम संख्या का जो योग होता था, विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का जो योग होता था वह होता था कि n स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे साथियों कि जो यहाँ पर ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में n की जगह पर हमारे पास इतना दिया हुआ है यानी कि 2n-1 दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए जब ये विषम संख्या है तो यानी कि हमारे पास n स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2n-1 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। 2n-1 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर हमारे पास आ गया, अब ढूंढ लीजिए ऑप्शन में क्या है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख करके आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि 2n-1 इंटू 2n-1 इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो यही आएगा 2n-1 इंटू क्या आएगा 2n-1 ही आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास इसका पावर अगर 2 है तो 2 बार लिखा होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि 2 3 और 5 का चौथा समानुपाती क्या होगा। 2 3 और 5 का चौथा समानुपाती यानी कि 2 अनुपाते 3 समानुपाती 5 और अनुपाते चौथा को अगर हम लोग मान लेते हैं x होगा हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होता है कि 2/3 और जो समानुपात होता है इसको बराबर के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर 5 में क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा 15 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 15/2, यानी कि चौथा समानुपाती जो है आपका 15/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि ए बी तथा सी ने एक व्यापार में ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अनुपात में लगाई थी। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले एक चीज को ध्यान देना होगा, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है। अगर आप लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए, इन्वेस्टमेंट की अगर बात किया जाए, इन्वेस्टमेंट में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमारे पास यही बनता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ का फार्मूला बनता है। यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितने समय के लिए कर रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल जाता है, यानी कि कितना वो व्यवसाय में पैसा लगाया,
कितने समय के लिए लगाया तो उसका प्राप्त होता है लाभ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें, मान लेते हैं हमारे पास वो समय की अगर बात करते हैं तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड वह समय के लिए, अवधि के लिए, इस अवधि के लिए वह क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो व्यवसाय शुरू किए। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास व्यवसाय जो उन्होंने शुरू किया, अपनी पूंजी को इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, 5:6:8 के अनुपात में लगा रहे हैं। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो 5 हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, और कितने समय के लिए लगाया, यक्स अवधि के लिए, यानी कि 5x हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से देखें, अगला हमारे पास क्या है 6 रुपए का, यानी कि 6 यूनिट का उसका इन्वेस्टमेंट है, और वाई समय के लिए है, यानी कि 6y हो जाएगा अनुपाते। अब हम लोग देखेंगे जो हमारे पास 8 की बात कर रहे हैं, 8 का इन्वेस्टमेंट है, जेड समय के लिए है, यानी कि 8z हो जाएगा। तो अब यहां से निकल करके आएगा कि यदि उनका 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, यानी कि यह हमारे पास क्या हो गया, यही तो हमारे पास लाभ बना है, यही तो हमारे पास लाभ बना है, और इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3:12 का, 5:3:12 का दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर जो यह अनुपात है, अनुपात एक दूसरे के वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास 5x है वह किसका वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर 6y की बात करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, और 8z की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। यानी कि अगर एक्स वाई जेड अगर की बात करेंगे, एक्स वाई जेड हमारे पास जो हम लोगों ने टाइम को हम लोगों ने माना था, उसका हम लोग अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 में कितना आ जाएगा, यह 5 था तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पहले वाले में जाकर के डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 6 दूसरे वाले में डिवाइड होगा, यानी कि 3 में क्या आ जाएगा, 6। इसी प्रकार से 8 किस में डिवाइड होगा, तीसरे वाले में जाकर के डिवाइड होगा, यानी कि 12 में कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 4×3 में 12, और 4×2 में 8। अब इस अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, 1:1 और 1/2 अनुपाते 3/2, इस अनुपात को हम लोग सॉल्व करें। इस अनुपात को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाली संख्या है, उसी वाली संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर, यानी कि इनका एलसीएम लेकर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3×2 यानी कि 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2:1:3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2:1:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जब आपके पास 9 प्रक्षेपण का औसत हमारे पास दिया हुआ है 16, एक प्रक्षेपण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत उनका 17 हो जाता है, 10वां प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, जब 9 प्रक्षेपणों का योग निकालेंगे, 9 प्रक्षेपणों का योग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब 9 प्रक्षेपणों का योग हम लोग निकालेंगे, यानी कि एवरेज जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको ध्यान से देखें। यानी कि 9 गुना में क्या कर देंगे, उसके औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 नामा कितना होता है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 नामा कितना आ जाएगा, 144। ठीक है, उसी प्रकार से अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रक्षेपण और सम्मिलित हो गया, यानी कि 10 प्रक्षेपण हो गए। 10 प्रक्षेपणों का योग अगर निकालना होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 गुना में यहाँ पर उनका औसत बढ़ क्या जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, 17 का बढ़ रहा है, यानी कि नया औसत उसका 17 हो जा रहा है। यानी कि 10 गुना में 17 अगर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से हम लोग दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमारे पास 10वां जो प्रक्षेपण रहा होगा, जिसके कारण उसका औसत 17 बढ़ा है, वह आराम से अपनों का निकल जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 170 में से 144 को अगर घटा देंगे तो हमारे पास 10वां प्रक्षेपण निकल जाएगा। यानी कि आप 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी कि आपका जो 26 है 10वां प्रक्षेपण हो जाएगा, 10वां प्रक्षेपण होगा। ठीक है, 10वां प्रक्षेपण आपका कितना होगा, 26 होगा, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको एवरेज वाले चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि 1096 के 87.5% का मान क्या होगा।
औसत चैप्टर का यह प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। आसान ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे समझने का कोशिश करें। यहाँ पर कह रहा है कि 10 96 यानी कि 1096 गुना में कह रहा है कि 87.5% यानी कि 87.5% इसका निकाल करके बताना। भाई क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको यही ध्यान देना है कि हम जो 87.5% को कैसे तोड़ेंगे और उसी को तोड़ मरोड़ करके आप लोग आंसर कैसे देंगे उसे जानने का कोशिश करते हैं। यानी कि 1096 गुना में कितना है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 25% प्लस 50 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 75 हो गया। और 75 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 12.5 को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 12.5 को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे हमारे पास निकल करके आ जाएगा, कितना निकल करके आ जाएगा, 87.5% हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा परसेंट हो गया। अब इस परसेंट को हम लोग हटाते हैं, कैसे हटाएंगे इसको देखें, 1096 गुना में 50% का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2 प्लस 25% का वैल्यू होता है 1/4 और प्लस हमारे पास यहां पर दिया हुआ है 12.5%, यानी कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, 1/8 होती है हमारे पास 12.5% की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1096 को हम लोग यहां पर ले जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजा में 10 और 2 चौको 8 और 2 आठा में 16 प्लस इसी प्रकार से हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी कि 4 गुना में कितना आ जाएगा, 8 और 2 यहां पर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 और 4 चौको 16 प्लस। अब इसके बाद हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी कि 8 एकड़ नम 8 और यहां से 2 बच जाएगा और 8 त्रिक का 24, ठीक है, और 24 और 5 29 हो जाएगा और 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। इसको जोड़ते हैं, यानी कि 7 4 11 और 11 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 में 8 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक आपका क्या आने वाला है, 19 इकाई अंक आपका आने वाला है 9 का। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। अब बात आती है कि हम लोग इसको आगे देखें। अब हमारे पास हासिल 1 है और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 7 4 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 15 को 5 हासिल 1 का, एक हासिल इसमें जोड़ेंगे 2 2 4 और 5 4 9, यानी कि 959। 959 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास लाभ और हानि से चैप्टर से क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया होगा उसको आपको बताना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एसपी बटा में सीपी का अगर हम लोग अनुपात निकालें तो यहाँ पर ध्यान से समझे, हमारे पास क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपान क्या होता है 100, यानी कि हमारे पास कितने प्रतिशत लाभ की बात करा, 20% की, यानी कि 100 प्लस कितना आ जाएगा 20/100, यानी कि यहां से आपका निकल करके आ जाएगा 120/100। अगर इसको काटेंगे 20 पंजा में 600 और 20 छका 120, यानी कि 6/5। एसपी बटा में सीपी जो होगा हमारे पास उसका अनुपात निकल करके आ गया 6/5। अब आपसे प्रश्न में कहा क्या है इसे ध्यान से समझें। तो प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया होगा, यानी कि जो हमारे पास विक्रय मूल्य है, क्या हमारे पास एसपी ही विक्रय मूल्य है, इसकी कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है, और हमारे पास सीपी कितना है, 5 यूनिट का है। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो हमारे पास एसपी माइनस सीपी निकालेंगे तो हमारे पास 6 में से अगर 5 को घटाएंगे यानी कि 6 माइनस 5 बटा में कितना आ जाएगा, वो किससे कह रहा है, विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 6, विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में हमको निकाल करके बताना है कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, तो गुना में क्या आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6 गुना में 100, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 2/3 6 और यहां से 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, 50/3 यानी कि कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान से समझते हैं।
अगला प्रश्न आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 42,400 रुपए की एक धनराशि पर 12.5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में कितने रुपए का ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज बराबर एक्चुअल में होता क्या है, यस, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी अपान में क्या होता है, 100। ठीक है, आपसे पूछा कितने वर्षों में, यानी कि समय की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथी। तो समय का जब बात करेगा तो एसआई गुना में क्या आ जाएगा 100 और बटा में क्या आ जाएगा पी इंटू आर, यानी कि हमारे पास यही तो टाइम होगा। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर ले। एसआई हमारे पास है कितना, एसआई कितना है हमारे पास है, एसआई हमारे पास दिया हुआ है 26,500 रुपए, यानी कि 26,500 रुपए गुना में। अब हमारे पास कितना दे रखा है, जो हमारे पास 12.5% रेट दे रखा है, और यहां पर हमारे पास तो 100 रहेगा। 12.5% जो रेट दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेंगे। और हमारे पास जो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यहां पर दिया हुआ 42,400 रुपए, यानी कि 42,400, 42,400 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 42,400। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहां से अगर इसको एक जीरो को अगर हटा दिया जाए, एक जीरो को हटाएंगे तो हमारे पास यहां से डेसिमल हट जाएगा। पहले डेसिमल को हटाते हैं, इस इस डेसिमल को हटाते हैं हम लोग एक जीरो से, ये तो हट गया। अब हमारे पास इस जीरो से इसको काट देंगे, एक बार में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना में 10, और 5 से इसको काटेंगे 25, 5 में 125। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा, 2 दूना में 4, और 2 एक कन्नम 2, 2 दूना में 4। फिर इसको हम लोग काटते हैं, 25 से काटेंगे, 25 से कन्नम 25। ठीक है, 25 से कन्नम 25, तो यहां पर हो जाएगा एक बचेगा, तो यानी कि यहाँ पर 150 हो जाएगा, यानी कि 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 25 चौको 100, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, और एक जीरो बच जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना आता है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा इसको, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कितने वर्षों में। ठीक है, तो यहां पर 2 दुना में 4, 12.5%, 12.5, 25, 25, 8 2 10, 25, 25, 25। ठीक है, यानी कि यहां से इसको काटेंगे, 25 से कन्नम 25, एक बच जाएगा, यानी कि यहाँ 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी कि जीरो, यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, अब 160 बटा में 212, 160 बटा में 212, कोई लॉजिक ही नहीं आएगा इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद। चलिए, जो हमारे पास यहाँ पर एसआई है, एसआई यहाँ पर कितना है इसको हम लोग देखते हैं। एसआई हमारे पास कितना है यहाँ पर, ठीक है, 26500। ठीक है, इतना हमारे पास एसआई है, और एसआई इंटू कितना आ जाएगा 100, और पता में कितना आ जाएगा पी इंटू आर। ठीक है, यानी कि 42400 इंटू आर का वैल्यू कितना है 12.5%। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, इसको ध्यान से देखें। अगर हम लोग एक एक जीरो से अगर इस डेसिमल को अगर हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 से मल्टीप्लाई यहां पर भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 26500, और गुना में कितना आ जाएगा 30 बटा में कितना आ जाएगा 42400, और इंटू कितना आ जाएगा 125। ठीक है, अब 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 25 से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, यानी कि 25 चौको 100, यानी 40 आ जाएगा, और 25 पच्चे यहाँ पर इतना आ जाएगा। 5 से इसको काट देते, 5 अट्ठा में 40, यहाँ पर ये आ गया, और 8 पंजा में 8 पंजे 40, और 8 त्रिका 24। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको काटते हैं कि 5 से इसको काटते हैं, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 बार में अगर काटेंगे तो 265 बार में ये कट जाएगा 53 से, यानी कि हमारे पास जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऐसे प्रश्न आपके सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण व्यास से देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास एक किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी बदलना पड़ेगा और इसे बिना बदले आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर रेलगाड़ी की यहाँ पर अगर दूरी को निकालें, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास कैसे निकलेगी? इसकी चाल यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम लोग 5 बटे में कितना कर देंगे? 18। ठीक है, और गुना में हमारे पास समय कितना दिया हुआ है? 25 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। 18 से काटेंगे, 18 दूना में 36, 5 दूना में 10 और 25 दहा में कितना आ जाएगा? 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर उस रेलगाड़ी की क्या है? लंबाई है। अब कह रहा है आपसे कि हमारे पास 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो हमारे पास पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना आएगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? 250 यहां पर है और हमारे पास कितना कितना हमारे पास लेकर के कह रहा है? 350 मीटर की बात कर रहा है। 350 मीटर लंबे पुल पार करने की बात कर रहा है, यानी कि 350 को हम लोग क्या कर लेंगे? इसमें जोड़ लेंगे और 350 को जब जोड़ेंगे और बटा में क्या कर देंगे? हमारे पास क्या जाएगा? लिया गया समय हमारे पास चाल इसकी कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 36 गुना में क्या हो जाएगा? 5 बटा में 18। 18 दुना में 36। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा? 250 और 350 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 350 और ये कितना आ जाएगा? 400 और 400 और 200 कितना आ जाएगा? 600। यानी कि 600 बटा में कितना आ जाएगा? 5 दुना में 10 का, यानी कि 5 दुना में 10 और 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 सेकंड आ जाएगा। यानी कि 60 सेकंड में वो उसे क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे साथी, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान देने की बात है। यहां पर देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो यहां पर हम लोग काटे हैं, इस 36 को काटा गया 18 दुना में 36, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 बार में किए तो 10 हमारे पास आ गया। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे ध्यान से देखा जाए। यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर होगा M1 D1 इंटू H1 बराबर क्या आ जाएगा? M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, यानी कि पहले आदमी की बात जो कर रहा है, यानी कि जो M1 है कितना है? 27 है। ठीक है, और 27 और D1 की वैल्यू कितना है? D1 यानी कि दिनों की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास 12 और H की बात कर रहा है कितना? 8 घंटे, यानी कि H1 बराबर। M2 जो हमारे पास है वो दूसरे लोगों के झुंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितने व्यक्ति हैं? 18 और यहाँ पर 9 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि T2 हमसे पूछा है और 9 घंटे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इसको काट देते हैं, यानी कि 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 3 से काटेंगे 3 छक 18 हो जाएगा और 6 से काटेंगे 6 दुना में 12 और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 दुना में 16, यानी कि D2 की जो वैल्यू आ जाएगी 16 दिन आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो 16 दिन आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क से देखने के लिए मिलते हैं, तो सभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस आराम से करते चलें और अपने कॉन्सेप्ट को आराम से आप लोग क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 10 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार उद्यान के भीतर चारों तरफ 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकटतम मीटर स्क्वायर में आपको बताना है।
मेरे प्यारे साथी, आप लोग ध्यान से समझे। पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। हमारे पास एक गोलाकार गोलाकार एक उद्यान है, ठीक है। इसके हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस इसका दिया हुआ है। जो हमारे पास व्यास की बात कर रहा है, व्यास उसका दिया हुआ है 10 मीटर, यानी कि जो इसका व्यास दिया हुआ है, यह दिया हुआ है उसका 10 मीटर। अब कह रहा है कि 64 सेंटीमीटर, यानी कि 64 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे मीटर में, यानी कि 0.64 क्या आ जाएगा, मीटर। यानी कि जो 64 सेंटीमीटर का जो इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। यानी कि कुछ रास्ता इस प्रकार का होगा, ये वाला इसका इलाका होगा, कुछ रास्ता वाला। यानी कि यही हमारे पास जो है, यह 0.64 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि 0.64 मीटर का यह चौड़ा है। अब हमारे पास क्या है, रेडियस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बाहरी त्रिज्या को निकालते हैं। बाहरी त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, यानी कि जो 10/2, यानी कि 5 मीटर की बाहरी वाली त्रिज्या होगी, यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या होगी। उसी प्रकार से हम लोग छोटी वाली त्रिज्या को निकालते हैं। छोटी वाली त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, छोटी वाली त्रिज्या 10 में से हम लोग 0.64 को घटा देंगे और बटा में 2 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास जो यह वाला जो व्यास होगा, यहां से यहां तक, इस व्यास को 2 भागों में बांटेंगे तो हमारे पास यह वाली त्रिज्या पता चल जाएगी। यानी कि यहां से इसको घटाएं, 10 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर 9 बचेगा, यानी कि दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर 9 बचा होगा, यानी कि 9 बटा में कितना, 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक को 8 और 2 9 में 18 और 2 8 में 16, यानी कि 4.98, 4.9, इसको फिर से देख लेते हैं। यानी कि 2 चौक को 8 और एक यहाँ पर आ जाएगा, 2 9 में 18 और एक यहाँ पर 2 8 में 16, यानी कि 4.98 छोटी वाली त्रिज्या होगी। अब आपसे पूछा है कि चौड़ा रास्ता बनाया गया, उसका क्षेत्रफल निकाल करके बताना है। क्षेत्रफल निकाल करके बताना है, मीटर स्क्वायर में बताना है। यानी कि जो यह वाला है एरिया, जो रास्ते वाला, इसी रास्ते वाले का क्षेत्रफल निकाल करके बताना है। तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास एक बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला जो वृत्त है, उसका हमारे पास क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल। यानी कि यहां से हमारे पास पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई को हम लोग सॉल्व करेंगे, 22/7। आर को हमारे पास कितना है, कैपिटल आर 5 का स्क्वायर, और माइनस में कितना है हमारे पास 4.98, यानी कि 4.98 आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 22/7, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 4.98। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 22/7 और गुना में कितना आ जाएगा, यहां से देखिए 8 और 0.9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9.98 और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5.0 लगा करके इसको घटाएंगे तो यहाँ से 10 में से अगर 8 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, और यहाँ पर दशमलव लगा करके यहाँ पर 4 बचा होगा, 4 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यही आपकी कैलकुलेशन थी, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न क्या कहता है, इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो गोदाम का आयतन ज्ञात करके बताइए। अब यहाँ पर देखने की बात है कि जो हमारे पास एक गोदाम है, एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, फर्श तथा छत के क्षेत्रफल, फर्श तथा छत का क्षेत्रफल अगर देखें तो हमारे पास फर्श तथा छत का क्षेत्रफल दोनों को अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, फर्श जो होता है, फर्श हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा, रेक्टेंगल के जैसा। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, हमारे पास 15 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितना है, 12 मीटर है। जब हमारे पास लंबाई चौड़ाई इसकी जितनी होगी तो इतना ही तो इसका छत वाला भी होगा। यानी कि हमारे पास जितना क्षेत्रफल उसका फर्श का होगा, उतना ही क्षेत्रफल उसके छत का होगा। यानी कि हमारे पास 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इसके लेंथ और ब्रेथ में, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई में, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो गोदाम दिया हुआ है
उस क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको समझे, लेंथ हमारे पास कितनी इसकी है 15 और 12 इसकी क्या है चौड़ाई। ठीक है, ये तो हमारे पास ये हो गया। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर जो हमारे पास फर्श तथा छत का कुल क्षेत्रफल। तो हमारे पास यहां से निकाल करके देखें 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट बराबर हमारे पास यही तो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पर और छत का क्षेत्रफल कितना है 2 गुना में 15 गुना में 12। इसको सॉल्व करें हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और गुना में यहाँ पर लेंथ कितना है 15 और प्लस और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 12, लंबाई 15 है, चौड़ाई हमारे पास 12 है और गुना में ऊंचाई। यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुना में 12 गुना में 2 गुना में 12। ठीक है, 2 गुणे में 15, 15 गुना में 12। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 गुना में 15 गुना में 12 और बटे में यहां पर देखिए कितना है हमारे पास 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 और गुना में 2 यानी कि 27 गुना में 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे 3 5 15 3 9 27 फिर 3 से काटेंगे 3 चौक को 12 और 3 त्रिक का 9 और यहां से कितना आ जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा 5 चौक को 20 बटा में 3 आ जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, एच बराबर हमारे पास निकल गया। अब हमारे पास पूछा है कि जो ये गोदाम है इस गोदाम का पूरा आयतन आपको निकाल करके बताना है। तो गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा इसको जाने। गोदाम का आयतन हमारे पास यहां से निकल जाएगा, गोदाम का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि LBH। लंबाई कितना है 15 है, चौड़ाई आपका 12 है आपके पास और ऊंचाई कितना आ गया 20 बटा में 3। 3 से इसको काटेंगे 3 चौक को कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 15 चौक को 60, 15 चौक को 60 और 60 दुना में 120 यानी कि यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 1200 मीटर क्यूब। यानी कि 1200 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका सी वाला दिया हुआ है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम से, यहां पर दिख रहा है ना आराम से यह पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों का आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आपका है पाई चार्ट से रिलेटेड है और पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके पेपर में जो सिलेबस में जब दिया हुआ है तो पूछेगा भी जरूर। तो चलिए हम लोग देखते, कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट किस दुकानदार द्वारा बेचे गए फलों की संख्या को दर्शाता है। यदि F2 प्रकार के फल F5 प्रकार के फलों से 3500 कम बेचे गए तो हमारे पास F1 तथा F2 प्रकार के फलों की कुल संख्या कितनी है। आपको यहां पर देखने की बात है कि जो यहां पर F2 की बात कर रहा है और F5 से यानी कि F2 और F5 माइनस F2 यह कितना फल कम खरीद रहा है 3500 कम खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि 3500 आ गया। अब यहां पर चेक करिए F5 कितना है हमारे पास 19% और यहां पर F2 कितना है 12% यानी कि 12% हम लोग निकाल लें यानी कि हमारे पास यहां पर आ जाएगा 3500। यहां से कितना आ गया 60% बराबर कितना आ गया 3500 आ गया और इसको काटेंगे तो 7 × 35 यानी 500। 1% बराबर यहां से आ गया 500। ठीक है, जब 1% आपके पास 500 आ गया तो आपसे पूछा क्या है इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि F1 तथा F5 प्रकार के फलों की कुल संख्या कितनी है। तो F1 प्लस F6 है ना, F1 प्लस F6 F1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 11% और F6 का वैल्यू कितना है F6 का दिया हुआ है 26%। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो 6 और 1 7 और 7 यहां पर आ गया और यहां पर कितना हो जाएगा 2 A और 1
3, यानी कि 37% होगा। अब वहां पर आपको पता है कि 1% बराबर कितना है, 500 है, तो 37% बराबर कितना आ जाएगा, 37% 500 गुना में कितना आ जाएगा, 37 हो जाएगा। 500 गुना में 37 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो आ जाएगा, और 7 पच्चे 35, 5 सत्ते 35 को 5, और हासिल 3 का 5, 3 15, 3 18, यानी कि 18,500, 18,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उनके जो F1 तथा F6 प्रकार के फलों की जो कुल संख्या होगी कितनी होगी, 18,500 होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखें। अगला प्रश्न हमारे पास है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 पेन और 8 पेंसिल का मूल्य 41 रुपए है, तथा 7 पेन और 11 पेंसिल का मूल्य 57 है। तो एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य निकाल करके बताना है आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर कह रहा है कि 5 पेन प्लस 8 पेंसिल, ठीक है, 8 पेंसिल का मूल्य इन दोनों का मिला करके है कितना, 41 रुपए। यानी कि इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 7 पेन और 11 पेंसिल, यानी कि 7 पेन की बात कर रहा है और 11 पेंसिल की बात कर रहा है, 11 पेंसिल की बात कर रहा है, तो कितना है उनका मिला करके दोनों का, 57 रुपए है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपसे पूछा है कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो यह इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड में कुछ ऐसा किया जाए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कुछ ऐसा किया जाए, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए, अगर हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28, और यहां पर अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाले में, तो 5 3 कितना आ जाएगा, 15। अब तो हमारे पास क्वेश्चन सही बैठ नहीं रहा। इसका मतलब हम क्या करें कि समीकरण 2 की बात करते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 की जब बात करते हैं तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे पास कितना है, इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, यानी कि 7, यानी कि 7 3 का कितना आ जाएगा, 21 पेन प्लस 11 3 33, 33 क्या हो जाएगा, 33 आपका पेंसिल हो जाएगी, 33 पेंसिल बराबर 3 से इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7 3 का 21 को 1 हासिल 2 का, और 5 3 15 2 17, यानी कि 171 आ जाएगा। अब पहले इक्वेशन में हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 5 चौक को 20 पेन, और 20 पेन यहां पर आ जाएगा प्लस, और यहां पर कितना है, 8 चौक को 32 पेंसिल, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा 32 पेंसिल। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 4 एक नम 4 और 4 चौक को 16, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने के बाद यहां से कितना आ जाएगा, 21 पेंसिल में से अगर हम लोग 20 पेंसिल को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक पेंसिल आ जाएगा, यानी कि एक पेन आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस 33 में से 32 को घटाएंगे तो एक पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा, 7, 11 में से हमारे पास 4 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यानी कि 7 रुपया एक पेंसिल और एक पेन का दाम आपके पास कितना आ जाएगा, 7 रुपए, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग बिल्कुल चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके सीखते रहिए, और हम लोग आगे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो होगा सेट नंबर 4 में, और आप जाकर के सारी वीडियोस को देखें, आराम से देखें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।